नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जो हमारे रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है, वो आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ हाइलाइट्स पॉइंट की, कुछ की पॉइंट्स की जो टैक्स को कैलकुलेट करते टाइम ध्यान में रखे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है कि जो इनकम टैक्स है वो डिपेंड्स करता है रेजिडेंशियल स्टेटस पर, ना कि सिटीजनशिप पर। एक जो असेसी है उसके पास किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप हो सकती है, लेकिन जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो प्रीवियस ईयर में वो किस देश में कितना रहा, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसका टैक्स लायबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। एक पर्सन है वो प्रीवियस ईयर में किसी भी कंट्री का, एक से अधिक कंट्री का क्या है कि वो रेजिडेंट रह सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री की उसके ऊपर उसके पास सिटीजनशिप हो। अब हम बात करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस, एक इंडिविजुअल का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, एक कोई पर्सन है, अगर वो क्या है पर्सन है तो वो क्या होगा, वो या तो इंडिया का हो सकता है या फिर वो क्या होगा, वो आउटसाइड ऑफ इंडिया का होगा। अगर हम बात करें कि रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट है वो दो तरह का होता है। सबसे पहले होता है रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट उस पर्सन को मानेंगे जो क्या करेगा, जो बेसिक कंडीशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में जो दो बेसिक कंडीशंस है, उन बेसिक कंडीशंस में से अगर कोई भी एक फुलफिल करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, रेजिडेंट मानेंगे। अगर दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो हम असेसी को क्या मानेंगे, हम असेसी को मानेंगे नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो कंडीशन कौन सी है। सबसे पहले कंडीशन हमारी यहाँ पे आती है, पहली कंडीशन है कि 182 दिन से अधिक रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है जो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें रेलिवेंट जो प्रीवियस ईयर है उसमें 182 दिन से अधिक अगर असेसी इंडिया के अंदर रहा है तो क्या मानेंगे, वो इंडिया के लिए क्या होगा, रेजिडेंट होएगा। अगर सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है यहाँ पे कि पिछले एक साल में तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में तो क्या हो कि 60 दिन से अधिक इंडिया के अंदर रहा हो, और इसके साथ ही पिछले 4 सालों में, ठीक है, इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स थे उनके अंदर 4 साल के अंदर वो 365 दिन से अधिक भी इंडिया में रहा हो। इन दोनों कंडीशंस के साथ, इन दोनों कंडीशंस में अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है एसएससी तो उसको हम मानेंगे रेजिडेंट, और अगर नहीं करता तो फिर हम उसको मानेंगे नॉन रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं कोई भी एक पर्सन है जो क्या करता है कि हमारी पहली कंडीशन या सेकंड कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है और को फुलफिल नहीं करता है तो वो हमारा नॉन रेजिडेंट हो गया। और नॉन रेजिडेंट होता है तो उसको हम ना ही ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैलकुलेट करेंगे, ना ही हम नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर जो व्यक्ति बेसिक कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, कोई भी एक फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको बाद में आगे देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब हम देखते हैं जो हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन है, ये हमारी जो पहली कंडीशन है कि 182 दिन से अधिक अगर इंडिया में रहा है, इस कंडीशन, ये कंडीशन क्या है कि कुछ ऐसे केस है जहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होगी, जहाँ पे हम सेकंड कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे। इसकी एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन कहाँ पे है, एक्सेप्शन है सबसे पहले जब कोई पर्सन है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए इंडिया को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, तो उस टाइम पे हम फर्स्ट कंडीशन से ही हम एसएससी की रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। सेकंड है अगर कोई इंडिया का पर्सन है, वो मेंबर है किसका, इंडिया शिप क्रू का, तो उस टाइम पे भी हम सेकंड कंडीशन अप्लाई न करते हुए हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि पिछले एक साल में प्रीवियस ईयर में क्या है कि वो 182 दिन से अधिक अगर इंडिया में रहा है तो उसको हम रेजिडेंट मानेंगे। अगर 182 दिन से कम रहा है तो उसको हम एनआरआई मानेंगे, नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे। थर्ड क्या है कि इंडिया ओरिजिन का पर्सन है, कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन, इट मीन्स कि भी जिसके माता पिता, जिसके दादा दादी क्या थे, इंडिया के मूल निवासी थे, वो बाहर चले गए, वो विदेश में चले गए, वहाँ पे शिफ्ट हो गए। अगर वो पर्सन, अगर हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन के साथ ही हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। वहाँ पे हमारी क्या है, सेकंड जो कंडीशन है वो हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसने पहली या उसने दूसरी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या की थी, फुलफिल की थी, तो वो क्या बन गया, हमारा रेजिडेंट बन गया। और रेजिडेंट बन गया तो हम उस पर देखेंगे कि वो हमारा क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर वो हमारा क्या है,
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, 2 एडिशनल कंडीशन आ जाती है। जो रेजिडेंशियल स्टेटस था हमने चेक किया था, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट चेक किया था, वो क्या थी, वो हमारी थी बेसिक कंडीशन। और हमें ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 हमारी एडिशनल जो कंडीशन है उनको हम चेक करेंगे। और जो व्यक्ति रेजिडेंट था और एडिशनल दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो हम उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर जो व्यक्ति रेजिडेंट था लेकिन दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसको हम मानेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो अब हम देखते हैं कि ये कंडीशन कौन कौन सी है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इमीडिएटली रेलिवेंट जो प्रीवियस ईयर थे उसमें 7 सालों के अंदर जो पिछले 7 सालों में क्या रहा हो, 730 दिन से अधिक इंडिया के अंदर रहा हो। प्लस में हम दूसरी कंडीशन भी देखेंगे कि पिछले 10 सालों में जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 10 साल है, उसमें क्या है कि कम से कम 2 साल तो वो इंडिया का रेजिडेंट रहा हो। उसने क्या है, कम से कम 2 साल तो पिछले 10 सालों में जो हमारी बेसिक 2 कंडीशन है उनमें से कोई भी एक कंडीशन उसने फुलफिल की हो। जो व्यक्ति क्या करेगा कि दोनों जो कंडीशन है हमारी एडिशनल, अगर दोनों अगर फुलफिल नहीं करेगा तो वो हमारा क्या होएगा, वो हमारा होएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा क्या होएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। यहाँ पे क्या है कि जब एसएससी है, जैसे मान के चलो इंडिया में आया है, आने का दिन भी और जाने का दिन भी दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। और ये नहीं है कि हम रेजिडेंट स्टेटस चेक कर रहे हैं कि भी अगर वो लगातार ही रहना चाहिए इंडिया के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है, वो आए जाए। ठीक है, बस हम बात करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ डेज उसने कितने स्पेंड किए इंडिया में। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में एक ही जगह रहे, वो चाहे इंडिया में किसी भी राज्य में कहीं भी किसी भी शहर में रहे, सिर्फ वो रहना चाहिए इंडिया में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी बेसिक कंडीशंस की और एडिशनल कंडीशन की। बेसिक कंडीशंस हमारी किस लिए है, दोनों जो बेसिक कंडीशंस है वो किस लिए थी, हमारा रेजिडेंशियल का जो स्टेटस है उसको चेक करने के लिए थी। अगर मान के चलो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि 182 दिन से अधिक वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में। ठीक है, उसने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, वो 182 दिन से अधिक रहा, लेकिन उसने जो सेकंड कंडीशन हमारी थी कि सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, सेकंड कंडीशन हमारी थी वही 365 दिन, किसमें, पिछले 4 साल में। अगर 365 दिन से अधिक नहीं रहता तो वो हमारी क्या होगी, रहना चाहिए, हमारी होगी सेकंड कंडीशन। अगर व्यक्ति क्या करता है कि भी दोनों कंडीशन फुलफिल करता है, अगर एक फुलफिल कर रहा है दूसरी फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा रेजिडेंट माना जाएगा। अगर दोनों फुलफिल कर रहा है तो फिर भी हमारा क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। पहली जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं कर रहा लेकिन सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो भी हमारा क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। अगर दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर हमारा क्या माना जाएगा, वो हमारा माना जाएगा नॉट रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं हमारी जो एडिशनल कंडीशन थी। एडिशनल कंडीशन क्या थी कि पिछले 7 सालों में 720 दिन से अधिक हमारे इंडिया के अंदर रहना चाहिए 7 सालों में। ठीक है, और पिछले 10 सालों में क्या था कि कोई भी 2 प्रीवियस ईयर में क्या रहना चाहिए, रेजिडेंट रहना चाहिए। ये कंडीशन अगर दोनों फुलफिल करता है तो हम क्या मानेंगे, उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। अगर दोनों ही नहीं फुलफिल, दोनों में से कोई भी एक फुलफिल नहीं कर रहा तो हम क्या मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति वो पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, सेकंड नहीं कर रहा, तो हमारा क्या होगा, NOR होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो हमारा होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, सेकंड फुलफिल कर रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा तो भी हमारा क्या होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इंडियन ओरिजिन पर्सन। इंडियन ओरिजिन पर्सन वो होता है जिसके माता पिता, जिसके बाप दादा इंडिया के मूल निवासी थे, पहले इंडिया में रहते थे, बाद में विभाजन के दौरान या फिर कैसे भी दूसरे देश में चले गए, वहाँ पे रहने लग गए। और वो व्यक्ति अगर कभी कभी आता है इंडिया के अंदर तो उसमें क्या है कि उसमें हमारी कंडीशन है, वो हमारी सेकंड कंडीशन वो अप्लाई नहीं करेंगे। अगर उस व्यक्ति की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर तो हम ये देखेंगे
अगर 15 लाख से ज़्यादा है फिर तो उस पर कंडीशन अप्लाई होगी कि वो 120 दिन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में रहा है, प्लस क्या है 365 दिन रहा है पिछले 4 सालों में, तो उस पर क्या होगा, वो माना जाएगा रेजिडेंट। ठीक है। और अगर क्या है 15 लाख से इनकम ज़्यादा है लेकिन वो 120 दिन नहीं रहा तो वो हमारा होगा नॉट रेजिडेंट। ठीक है। और अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है तो 15 लाख से कम है तो फिर हमारी लागू होगी। 15 लाख से अगर कम है तो फिर हमारी फर्स्ट कंडीशन थी वो 182 दिन की, फिर ये हम अप्लाई करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि 182 दिन से ज़्यादा वो रहा है या नहीं रहा। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बात आपको मैं बता देता हूँ बच्चों कि जब भी इनकम टैक्स में हम बात करते हैं सरकार के जो बेनिफिट्स की, जैसे हम डिडक्शन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि डिडक्शन में हमें क्या था, डिडक्शन में हमें मिलेगा कि जो भी हमारा क्या होगा विच एवर इज लेस, कि जो भी कम होगा वो हमें डिडक्शन मिलेगी। लेकिन टैक्स लायबिलिटी में हमारा क्या होता है, जो भी दोनों में से ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा टैक्स लगेगा। विच एवर इज हाई, वही क्या होगी हमारी टैक्स की लायबिलिटी होगी। ठीक है। अब हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के लिए, हमने देख लिया कि रेजिडेंट और नॉट रेजिडेंट, जो पर्सन रेजिडेंट है वो फिर हम देखेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं है। अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशन अगर दोनों फुलफिल कर रहा है तो हमारा वो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं कर रहा वो होगा हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और यही केस अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस है वो किसके लिए, एक कंपनी के लिए। ठीक है। यह आएगा सेक्शन 6 में। कोई भी कंपनी है, कंपनी क्या है, कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है नॉट रेजिडेंट भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है सबसे पहले कंडीशंस पे। कंडीशन हमारी क्या है कि भाई कोई कंपनी है वो अगर इंडिया की कंपनी है, अगर इंडिया की कंपनी है तो क्या होगी, सीधी सी बात है भाई इंडिया की कंपनी है तो रेजिडेंट मानी जाएगी। और उसका जो होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, ठीक है भाई, कंट्रोल भी उसका और मैनेजमेंट भी वो इंडिया से ही हो रहा है तो वो क्या होगी इंडियन कंपनी मानी जाएगी, वो क्या होगी रेजिडेंट कंपनी होगी। और दोनों में से दोनों कंडीशन अगर कोई फुलफिल नहीं करा, ना तो वो इंडिया के अंदर स्थित, ठीक है, ना ही उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा हो रही, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी नॉट रेजिडेंट कंपनी मानी जाएगी। और यहाँ पर क्या है बच्चों कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट क्या है कि जो कंपनी रेजिडेंट होगी वही क्या होगी हमारी ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगी। ठीक है। और रेजिडेंशियल स्टेटस HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी क्या होगा बच्चों, रेजिडेंशियल स्टेटस है वो या तो रेजिडेंट होगा या नॉट रेजिडेंट होगा। ठीक है। अगर किसी HUF का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है होली और पार्शली क्या है वो इंडिया से हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा रेजिडेंट होगा। अगर इंडिया के आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, ठीक है, फुलफिल पूरा का पूरा होली क्या है कि बाहर से हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा नॉट रेजिडेंट। अब हम बात करते हैं जो HUF रेजिडेंट है उसका जो करता है, उसका जो मुख्य सदस्य है वो अगर सेटिस्फाई करता है किसको, एडिशनल कंडीशंस को। जो हमारी 2 एडिशनल कंडीशन थी, पहले क्या थी, पहले थी कि 720 दिन की, ठीक है, दूसरी हमारी क्या थी, ये थी 7 साल में, ठीक है, दूसरी क्या थी 10 साल में 2 साल क्या हो रहा हो रेजिडेंट रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है HUF का जो करता है मेन, तो वो क्या होगा, वो हमारा माना जाएगा रेजिडेंटरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर वो हमारा क्या होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए, एक फर्म के लिए, एक AOP के लिए, एक BY के लिए। ठीक है। इसमें भी 2 तरह का होता है बच्चों, सबसे पहला रेजिडेंट, दूसरा होता है नॉट रेजिडेंट। अगर क्या है कि कोई फर्म है तो फर्म क्या है वो सिचुएटेड भी, कंट्रोल भी, उसका मैनेजमेंट भी होली या पार्शली वो क्या है वो इंडिया से हो रहा है तो वो मानी जाएगी रेजिडेंट। अगर कोई फर्म है उसको वो सिचुएटेड भी इंडिया में नहीं है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पूरा का पूरा बाहर से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से हो रहा है होली, तो वो क्या मानी जाएगी नॉट रेजिडेंट मानी जाएगी। बच्चों फर्म AOP BY में क्या है कि रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट होंगे वही क्या होंगे ROR होंगे, वही ऑर्डिनरी रेजिडेंट होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखो भाई हम रिवीजन कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस है जो, उसमें क्या था, सबसे पहली कंडीशन थी कि 182 दिन से ज़्यादा इंडिया में रहा हो या फिर 60 डेज और मोर एंड
365 डेज और मोर देन 4 प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल 60 दिन और उससे 4 सालों में क्या रहा हो 365 दिन से अधिक रहा हो, तो वो हमारा क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। अगर वो ये फुलफिल कर रहा है तो वो क्या होगा, हमारा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर हम देखेंगे उसमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशन थी हमारी, वो क्या थी कि एटलीस्ट 2 साल तो वो 10 सालों में क्या रहा हो, प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट रहा हो। और सेकंड क्या थे साथ में कि पिछले 7 सालों में 730 दिन वो क्या रहा हो, इंडिया में रहा हो। और अगर वो नहीं रहता तो हमारा वो होएगा नॉट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो दोनों के बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो वो क्या होएगा, आर ओ होएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होएगा। अगर नहीं फिल कर रहा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होएगा। बच्चों यहाँ पे क्या था, ये जो कंडीशन थी सेकंड एडिशनल कंडीशन थी, ये हमारी कितनी है, 730 दिन है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट एडिशनल कंडीशन है वो 730 दिन है 7 सालों में, और सेकंड क्या है कि 7 सालों में 2 साल क्या रहा हो, वो रेजिडेंट रहा हो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 730 आएगा भाई। ठीक है, एडिशनल कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि जो इनकम है वो इनकम रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से किस तरह टैक्सेबल होगी। सबसे पहले क्या था, कोई भी इनकम है एक्यूर और अराइज, वो भाई मिली भी है और कमाई भी है इंडिया में, तो क्या होगी, रेजिडेंट के लिए होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये हमारा है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और ये क्या है, एनआरआई, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, इंडिया में ही कमाई है, इंडिया में ही मिली है, तो वो होगी तीनों के लिए टैक्सेबल। ठीक है, फिर आती है इनकम विच इज डीम्ड टू एक्वायर और अराइज इन इंडिया, जो हमने माने कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ही मिल सकती है। ठीक है, जिसका इंडिया से रिलेशन है तो वो भी क्या होगी, तीनों में टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर आएगा इनकम विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, जो इंडिया में ली है तो भी वो भी भाई तीनों में टैक्सेबल होगी। जिसका संबंध डायरेक्टली इंडिया से है तो वो तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी। इनकम विच इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जो मान लें कि भी रिसीव्ड होगी इंडिया में तो वो भी क्या होगी, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम एक्वायरिंग आउटसाइड, जो आउटसाइड कमाए इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड एंड इंडिया, क्या है, कंट्रोल भी इंडिया से है और प्रोफेशन का जो सेटअप है वो भी किसने किया है, इंडिया के लिए किया है। तो भाई जो इंडिया के लिए रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल होगी, नॉन एनओआर है उसके लिए भी टैक्सेबल होगी। लेकिन जो भाई नॉट रेजिडेंट है, जो बाहर का है, उसके लिए वो क्या है, बाहर ही कंट्रोल हो रहा है, तो उसके लिए वो टैक्सेबल इंडिया के अंदर नहीं होगी। इनकम अदर देन अबव, इनके अलावा कोई भी इनकम है, इनकम विच है जो नो रिलेशन विद इंडिया, जिसके इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या आएगी, जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट उसके लिए तो टैक्सेबल होएगी, लेकिन बाकी सबके लिए टैक्सेबल नहीं होएगी। बच्चों यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी पर्सनल या कोई भी क्वेरीज हो वो भी आप कमेंट में डाल के पूछ सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे जो एक छोटी सी मिस्टेक थी हमारी, ये आपको ध्यान में रखनी है, वो थी कि हमारी जो एडिशनल कंडीशन थी उसके अंदर हमें ये देखना है कि पिछले 7 सालों में क्या रहा हो, 730 दिन रहा हो, और पिछले 10 साल में क्या रहा हो, 2 साल से अधिक वो रेजिडेंट रहा हो। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।